अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप कैसे होंगे। आज हमारा क्वांटम मैकेनिक्स का दूसरा लेक्चर है जिसमें आज हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, इसके साथ हम एटॉमिक मॉडल जिसमें हम एनर्जी, वेलोसिटी और रेडियस को स्टडी करेंगे। इसके साथ ही हम वेव पैकेट और वेक्टर स्पेस को भी एक्सप्लेन करेंगे। तो ये स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी के लिए क्वांटम मैकेनिक्स में हम इक्वेशन यूज़ करते हैं psi is equal to a e raised to power I into k r minus omega t, where psi is the wave function, a is the amplitude of a wave, k is the wave vector which gives us information about momentum, r is the position vector, w is the angular frequency and t is the time. So in quantum mechanics, wave associated with every particle. So psi is the amplitude of a wave, where intensity, as we know, is proportional to the square of the amplitude. Next one is probability density. Chances of presence of electron or particle within the volume is known as probability density. मतलब किसी वॉल्यूम के अंदर हमारे पास पार्टिकल के प्रेजेंस के जितनी चांसेस होंगे उन्हें हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बोलेंगे। फिर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इज इक्वल टू साई मॉड का स्क्वायर। सो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का फार्मूला होगा probability density is equal to probability over volume. So probability density also equal to psi mod का square which is equal to probability over volume. अब वॉल्यूम बेसिकली यहाँ पर देखें कि हमारे पास अगर किसी वॉल्यूम के अंदर कोई पार्टिकल है तो उसकी लेंथ विड्थ हाइट में हमारे पास वॉल्यूम बनेगा। उसको अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास वो बनेगा डी आर क्यूब। तो वॉल्यूम की हमने वैल्यू पुट कर दी डी आर क्यूब। तो यहाँ से अगर प्रोबेबिलिटी की वैल्यू फाइंड करना चाहे तो प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू साई मॉड का स्क्वायर डी आर क्यूब। एज पार्टिकल बाउंड विद इन द क्यूब, अगर हमारे पास कोई पार्टिकल एग्जिस्ट करता हुआ क्यूब में तो उसकी मैक्सिमम जो प्रोबेबिलिटी बनेगी वो हमारे पास होगी 1। सो साई स्क्वायर डी आर क्यूब विल बी इक्वल टू 1। पार्टिकल मस्ट बी प्रेजेंट विद इन द क्यूब। 1 हमारे पास मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी को बता रहा है, मतलब हमारे पास पार्टी उस क्यूब में उस जगह में लाजमी तौर पर मौजूद होगा। सो नेक्स्ट वी स्टार्ट एटॉमिक मॉडल्स। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि मॉडल्स बेसिकली मॉडल इज अ टेक्निक टू यूज सिंबल टू अंडरस्टैंड। किसी चीज़ को समझने के लिए हम कोई सिंबल वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, उसे हम बोलते हैं मॉडल्स। एटॉमिक के बारे में देखते हैं। इन 1911 रदरफोर्ड डिस्कवर्ड एटॉमिक न्यूक्लियर प्लानिटरी मॉडल। 1911 में रदरफोर्ड ने अपना एक एटॉमिक मॉडल दिया जिसे प्लानिटरी मॉडल का नाम दिया गया। टू रिमूव द ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, बोर इंट्रोड्यूस हिज मॉडल इन 1913। क्योंकि जो रदरफोर्ड ने अपना एटॉमिक मॉडल दिया था उसमें कुछ ड्रॉबैक थे, उसको फिर बाद में बोर ने आकर 1913 में उनकी क्लासिफिकेशन की थी। सो अकॉर्डिंग टू बोर, एच एफ इज इक्वल टू E2-E1 विच इज द फ्रीक्वेंसी डिफरेंस वेयर एम्बियर इज इक्वल टू NH/2π। सबसे पहले हमने ये देखने हैं कि उनके जो दो ड्रॉबैक्स थे हमारे पास वो कौन से थे। रदरफोर्ड के मुताबिक कि अगर हमारे पास किसी एटम के ऑर्बिट में न्यूक्लियस के अराउंड कोई इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो वो अगर मुसलसल मूव कर रहा है, कॉन्टीन्यूसली मूव कर रहा है, तो वो अपनी एनर्जी को भी कॉन्टीन्यूसली रेडिएट करेगा, तो उसे आखिरकार अपने न्यूक्लियस में आके गिर जाना चाहिए। उसका ये ड्रा नंबर 1 था। और सेकंड में उसने ये कहा था कि अगर वो कॉन्टीन्यूसली मूव कर रहा है, कॉन्टीन्यूस एनर्जी को रेडिएट कर रहा है, तो उसका जो स्पेक्ट्रम होना चाहिए हमारे पास, स्पेक्ट्रम बना था हमारे पास, वो एक कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम होना चाहिए। लेकिन जब बाद में बोहर ने आके इनकी क्लासिफिकेशन की थी तो उसने इनका जो सोल्यूशन बताया था, उन्होंने कहा था जो इलेक्ट्रॉन होता है न्यूक्लियस के गिर्द वो फिक्स्ड एंगुलर मोमेंटम में फिक्स्ड ऑर्बिट में मूव कर रहा होता है। वो ऐसे किसी एक ऑर्बिट अपने ऑर्बिट से लोअर या फिर हायर में नहीं जाएगा जब तक वो एनर्जी को गेन या लूज नहीं कर लेता। तो ये फर्स्ट उसका सोल्यूशन था। सेकंड उसका था हमारे पास उसने कहा था हमारे पास क्या जो हमारे पास स्पेक्ट्रम होता है किसी इलेक्ट्रॉन का जो कि मूव कर रहा होता है, अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड कॉन्टीन्यूस होना चाहिए, लेकिन एक्चुअली में वो हमारे पास लाइन स्पेक्ट्रम बना रहा था। तो अकॉर्डिंग टू बोर्स इलेक्ट्रॉन्स हैव फिक्स्ड एंगुलर मोमेंटम वेयर एम्बियर इज इक्वल टू NH/2π। अब यहाँ पर वेलोसिटी की वैल्यू हम जानते हैं, V इज इक्वल टू NH/2πmr। सो इन दोनों फार्मूला को यूज़ करते हुए हम देखेंगे कि हमारे पास जो दो फोर्सेज हैं किसी एटम के गेयर में जो इलेक्ट्रॉन मूव करता है अराउंड न्यूक्लियस इन ऑर्बिट से, उसमें जो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है वो इलेक्ट्रिक फोर्स के इक्वल होती है। अब इलेक्ट्रिक फोर्स जो एटम का न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होगा, साथ में हमारे पास इलेक्ट्रॉन होंगे पॉजिटिव नेगेटिव, तो उनके दरमियान एक फोर्स होगी जिसे हम अट्रैक्टिव फोर्स या इलेक्ट्रिक फोर्स बोलेंगे। अब दोनों को हमने कंपेयर किया, वेयर FC इज इक्वल टू mv स्क्वायर ओवर सेंट्रीपिटल फोर्स, F इज इक्वल टू कॉलम्स ला के
Q square over R square, where Q is a charge, R is a distance between the electron and the center of nucleus. So where R से यहाँ पर हमारे पास कैंसिल होगा, एम वी स्केयर इज इक्वल टू के ई स्केयर ओवर आर, एम वी स्केयर आर यहाँ जाके हमारे पास मल्टीप्लाई होगा, साथ में हमारे पास क्या बचेगा के ई स्केयर, साथ में हमारे पास वी वेलोसिटी की वैल्यू हम आमतौर पर जानते हैं कि हमारे पास है अकॉर्डिंग टू फिक्स्ड एंगुलर मोमेंटम वी इज इक्वल एन एच ओवर 2 पाई, यहाँ से हमने वी की वैल्यू फाइंड की एन एच ओवर 2 पाई एम बार, यहाँ क्या हमने वैल्यू उसकी पुट कर दी, यहाँ का स्केयर लेंगे तो हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट निकलेगा रेडिस के लिए वो निकलेगा एन स्केयर एच स्केयर और 4 पाई स्केयर एम के ई स्केयर, ये है हमारे पास फॉर हाइड्रोजन एटम के लिए। अगर इन सब की हमने वैल्यूज पुट की हैं, वेयर एन इज द ऑर्बिटल नंबर कि कौन से प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो कौन से ऑर्बिट में मूव कर रहे हैं, एच इज प्लांक्स कांस्टेंट, एम इज द मास, के कांस्टेंट, ई इज द चार्ज ऑफ द पार्टिकल। तो सब की वैल्यू हम पुट करेंगे तो हमारे पास जो रेडियस का फाइनल रिजल्ट आएगा वो 0.0523 m इंटू एन स्केयर आ जाएगा, फिर एन इज इक्वल 1 2 3 अप टू सो। अगर हम इसको पिको में कन्वर्ट करना चाहते तो 53 पिकोमीटर इंटू एन स्क्वायर, एन इज अ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जैसे जैसे हम ऑर्बिट की वैल्यू को चेंज करते जाएंगे वैसे वैसे हम एन की वैल्यू को यहाँ पर पुट करते जाएंगे। तो ये था हमारे लिए रेडिस की वैल्यू के लिए। नेक्स्ट हम वेलोसिटी के लिए देखते हैं, तो वेलोसिटी हम इजीली यहाँ से फाइंड कर सकते हैं विद फिक्स्ड एंगुलर मोमेंटम वी इज इक्वल एच ओवर 2 पाई, यहाँ से वी इज इक्वल एन एच ओवर एम आर। अब यहाँ पर उसने एन एच कट का यूज़ किया बेसिकली, एज वी नो एच कट इज इक्वल एच ओवर 2 पाई, तो यहाँ पर एच ओवर 2 पाई की जगह हमने पुट कर दिया एच कट, और साथ में जो हमारे पास एम आ रहा है वो जाके नीचे डिवाइड हो गया। सो वी इज इक्वल टू एन एच कट ओवर एम इंटू आर, रेडियस की वैल्यू हमने अभी फाइंड की एन स्क्वायर एच स्क्वायर और एम के ई स्क्वायर, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास जो वेलोसिटी का रिजल्ट आएगा वो के ई स्क्वायर ओवर एन एच कट। और इसी तरह हमने एनर्जी का जो फाइनल रिजल्ट है वो भी यहाँ पर लिख दिया, जो कि मैंने 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इनटू एन स्क्वायर। Since electron continuously radiate energy instead of continuous spectrum, line spectrum discrete spectral lines was discovered। अब क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है वो कंटिन्यूसली मूव कर रहा था, उसको कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम की बनाने के बजाय लाइन स्पेक्ट्रम हमें गेन हुआ, और इसी वजह से हमारे पास स्पेक्ट्रल लाइंस की भी डिस्कवरी हुई। इसी में हम डिस्कस करते हैं फर्दर बाल्मर सीरीज़ को भी, लेमन सीरीज़ को, ब्रैकेट सीरीज़ को, पास्टन सीरीज़ को, पीफर्ड सीरीज़ को भी। इसको आपने खुद से स्टडी कर लेना है, यहाँ पर जस्ट हमने इसको शॉर्टली देखना है। नेक्स्ट वन इज रेडबर्ग। रेडबर्ग की हम डिफाइन कर सकते हैं कि वेवलेंथ ऑफ फोटोन विच इमिट्स व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम एक्साइटेड टू ग्राउंड स्टेट, कि जब इलेक्ट्रॉन किसी एटम के ऑर्बिट में मूव कर रहा होता है, जब वो जंप करता है फ्रॉम एक्साइटेड टू ग्राउंड स्टेट मतलब हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट, तो उस वक्त उस ड्यूरेशन में जो वेवलेंथ हमारे पास उस फोटोन जो इमिट होते हैं उन्हें हम बोलते हैं रेडबर्ग। सो रेडबर्ग इज 1 over lambda is equal to RH into 1 over n square minus 1 over m square, where nm states the position of higher and lower states. So combination of different wavelength is known as spectra। मुख्तलिफ वेवलेंथ का जो कम्बिनेशन होता है हमारे पास स्पेक्ट्रा कहलाता है। टेक्निक यूज टू इंडिकेट द वेवलेंथ, इसकी दूसरी डेफिनेशन भी कह सकते हैं, एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी की स्टडी ऑफ स्पेक्ट्रा इज कॉल्ड स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये भी हम एमसीक्यूज के तौर पर इसको स्टडी करते हैं। फिर हमारे पास एक क्वेश्चन आता है, कैलकुलेट द एनर्जी रेडियस एंड द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑफ द फर्स्ट टू लोअर स्टेट। पहली दो लोअर स्टेट के लिए हमने एटॉमिक मॉडल को यूज़ करते हुए एनर्जी फाइंड करनी है, रेडियस फाइंड करना है और वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो ये तीनों के लिए हमें उसके तीनों के रिजल्ट्स जो फाइनल रिजल्ट्स हैं फार्मूलाज आ जाने चाहिए। एनर्जी के लिए हमने पढ़ा था ई एन इज इक्वल टू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ओवर एन स्क्वायर। अब फर्स्ट हमारे पास लोअर स्टेट है, फर्स्ट के लिए करेंगे तो एन की जगह 1 पुट करेंगे तो हमारे पास एज इट इज रहेगा। सेकंड के लिए हमारे पास करेंगे तो एन इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो हमारे पास एनर्जी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। इस तरह वेलोसिटी के लिए हमने वेलोसिटी का फार्मूला v इज इक्वल टू के स्क्वायर और एन एच कट। अब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो वेलोसिटी बेसिकली गेन हो रही है के स्क्वायर की, अगर मैं पर वैल्यू कर पुट करें के स्क्वायर और एच कट की, वो आती है हमारे पास 2.18 × 10⁶ ओवर n। अब n में हम पहले दो ऑर्बिट की वैल्यू पुट कर सकते हैं। फर्स्ट के लिए फर्स्ट जो कि एज इट इज आ जाएगी, और सेकंड के लिए सेकंड वैल्यू जो कि 1.09 × 10⁶ मीटर पर सेकंड आ जाएगा। अब हम फाइंड करते हैं रेडियस। रेडियस के लिए हमने फाइनल रिजल्ट निकाला था 0.0523 n स्क्वायर m। सो वेयर n इज द नैनो एंड m इज द मीटर ऑफ रेडियस। अब फर्स्ट ऑर्बिट के लिए हमने m की वैल्यू 1 पुट की तो 53 पिकोमीटर एज इट इज आ गया, और सेकंड के लिए 2 पुट करेंगे, इसका स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास इसका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। हम स्टडी करते हैं वेव पैकेट। बेसिकली वेव पैकेट हमारे पास एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट टॉपिक है विद रिस्पेक्ट टू क्वांटम मैकेनिक्स। सो वेव एसोसिएटेड विद ईच पार्टिकल,
हमारे पास वेव है वो हर एक पार्टिकल के साथ एसोसिएट होती है। वेव एंड पार्टिकल नेचर मस्ट प्रेजेंट सिमल्टेनियसली ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट में वेव और पार्टिकल दोनों का होना एक साथ लाजमी है। हमने इक्वेशन की वेव फंक्शन के लिए साई इज इक्वल टू ए रेज टू पावर आई इंटू के आर माइनस ओमेगा टी फॉर सिंगल वेव। सो कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ, अब वेव पैकेट की हम मुख्तलिफ तरह से इनकी डिफाइन कर सकते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ इज नोन एज वेव पैकेट। सो व्हेन वेव ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी मीट ईच अदर देन दे फॉर्म अ वेव पैकेट। जब दो वेव जो कि डिफरेंट वेवलेंथ की हों या फिर फ्रीक्वेंसी की हों आपस में जब मिलती हैं तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, वेव पैकेट बोलते हैं। So according to interference, when the wavelength and frequency of wave will same, then they superpose to each other. The process is called the interference. सॉरी, यहाँ पर हम कह सकते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के लिए। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पे हमने क्या कहा था कि हमारे पास दो वेव्स हैं जो कि सेम वेवलेंथ और सेम फ्रीक्वेंसी हैं, जब दोनों को हम आपस में एडअप करते हैं तो उनका एम्पलीट्यूड है बेसिकली वो बढ़ जाता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अब यहाँ पर हम कहते हैं कि इंटरफेरेंस पैटर्न बेसिकली दो तरह के कंसेप्ट से बनता है, एक कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। यहाँ पर इनके फार्मूलाज को हम देखते जाएंगे अकॉर्डिंग टू एमसीक्यूज के। फेज डिफरेंस फॉर कंस्ट्रक्टिव इज इक्वल टू एन लैम्डा, फिर एन इज इक्वल टू 0.0123 अप टू सो ऑन, एंड डिस्ट्रक्टिव एन इज इक्वल टू एन प्लस 1/2 एन टू लैम्डा आ जाएगा हमारे पास। सो इन इंटरफेरेंस एम्पलीट्यूड डज नॉट मैटर, इंटरफेरेंस में एम्पलीट्यूड मैटर नहीं करता। अब एम्पलीट्यूड चाहे हमारे पास ग्रेटर हो जाए या लेसर हो जाए उसमें इंटरफेरेंस के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इन इंटरफेरेंस डज नॉट डिपेंड ऑन सेम फेज, सेम फेज के ऊपर भी इंटरफेरेंस पैटर्न का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। सो अब देखते हैं फेज डिफरेंस कि अगर दो हमारे पास वेव हैं, एक पास कर एक वेव हमारे पास यहाँ इस पॉइंट से स्टार्ट हो रही है, यहाँ पर एंड अप हो रही है, दूसरी वेव थोड़ा सा ऊपर से स्टार्ट हो रही है, तो सेम पोजीशन के ऊपर सेम लोकेशन के ऊपर जो दोनों को हम जजमेंट करेंगे दोनों में थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा, जिसे हम बोलेंगे फेज डिफरेंस। अब इसी तरह हम कहते हैं यूजिंग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को, जब बीट्स का जो कंसेप्ट है उसी से अगर दो वेव के दरमियान जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस आ जाता है वेव्स का, उन्हें बोलते हैं बीट्स। और फ्रीक्वेंसी का जो डिफरेंस है हमारे पास साइकिल पर सेकंड वो कम से कम 10 हर्ट्ज से कम आ जाना चाहिए। इसी के साथ हम देखते हैं कि हमारे पास जो वेव पैकेट बनता है दो वेव्स का आपस में कम्बिनेशन डिफरेंट वेवलेंथ से, उसमें हम देखते हैं कि वेव पैकेट में वेव ऑफ ईच फेज ऑसिलेटर, उसे हम क्या बोलते हैं, जो अंदर वेव पैकेट का जो अंदर की वेव्स होती है हमारे पास उसे हम वेव ऑफ ईच फेज या ऑसिलेटर, और जो पूरे का कम्बिनेशन होता है उसे हम बोलते हैं कंबाइन या कोलेक्टिव इफेक्ट। बेसिकली जो वेव पैकेट है उन दो फैक्टर्स के ऊपर मबनी होता है। अब इसी में हम फाइंड कर देंगे ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी को। ग्रुप वेलोसिटी क्या होती है, द वेलोसिटी ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव पैकेट इज कॉल्ड ग्रुप वेलोसिटी। It is represented by Vg is equal to dw over dk. And phase velocity, the velocity of each phase in a wave packet is called phase velocity. अब हर एक वेव में उसके हर एक फेज की जो वेलोसिटी होगी, उसके इंटरनल फेज की वेलोसिटी होगी, उसे हम बोलेंगे फेज वेलोसिटी। इसको Vp से शो करेंगे जो कि इक्वल होगा Vp is equal to w over k. So psi into x into t wave packet propagate only in x axis and q for generalized. अब यहाँ पर कहता है कि हमारे पास वेव फंक्शन वेव पैकेट के लिए जो हम इक्वेशन यूज़ करेंगे साई फंक्शन के लिए साई इंटू एक्स टी है, वेयर जो कि हमारे पास होगी एक्स एक्सिस डायरेक्शन में प्रोगेट करेगी, और यहाँ पर हम q टर्म यूज़ करेंगे फॉर जनरलाइज के लिए। सो इक्वेशन इज साई इंटू एक्स इंटू टी इज इक्वल टू 1/2 by square root माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी लिमिट phi into k e raised to power I into k r minus omega t into dk, where phi into k is the amplitude which represents the wave function of the wave. Wave packet at starting point. अब starting wave packet at starting point. अब starting point के ऊपर हमारे पास टाइम 0 होगा, तो इस इक्वेशन में हमने टाइम की वैल्यू 0 पुट कर दी। जब 0 पुट करेंगे तो ये 0 फैक्टर हो जाएगा, तो psi into x is equal to 1/2 pi minus infinity to infinity phi into k e raised to power, यहाँ भी t की वैल्यू पुट 0 पुट करेंगे तो ये फैक्टर पूरा 0 हो जाएगा, तो हमारे पास वैल्यू बचेगी। फाइनल रिजल्ट होगा साई इंटू एक्स इज इक्वल टू 1/2 पाई माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी फाई इंटू के इज टू पावर आई के आर इंटू डी आर। अब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है साई नॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी। और यहाँ पर हम फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करें तो यहाँ पर हम देखेंगे जो साई फंक्शन है वो फाई फंक्शन के साथ आपस में फ्लिप कर जाएगा। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि हमारे पास फाई के इज इक्वल टू 1/2 पाई स्क्वायर रूट माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी इंटू
साई इंटू एक्स ई रेज टू पावर मैंने साई किया यार, आप क्योंकि उनका जो ट्रांसफर्स हुआ उसके साथ हमने इसका नेगेटिव साइन यूज़ किया, तो बेसिकली इन दोनों का डिफरेंस आता है। सो साई के होल स्क्वायर इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट हम देखते हैं वेक्टर स्पेस को। वेक्टर स्पेस आगे हमने स्टडी करना है बेसिकली हर्बर्ट स्पेस को, तो हर्बर्ट स्पेस को स्टडी करने से पहले हमें वेक्टर स्पेस के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। स्पेस इन विच वी यूज टू रिप्रेजेंट अ वेक्टर इज कॉल्ड वेक्टर स्पेस। ऐसी स्पेस जो कि किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही है उसे वेक्टर स्पेस बोलते हैं। फर्स्ट एक्स वाई डायरेक्शन में हमारे पास 2 डायमेंशनल है वेक्टर एक्स वाई में, और 3 डायमेंशनल में कोई अगर पार्टिकल है तो उसे हम एक्स वाई जी में शो करेंगे। सो वेक्टर स्पेस के लिए हमारे पास 2 बेसिकली टर्म्स हैं, एक सेट ऑफ एलिमेंट्स है, दूसरा हमारे पास सेट ऑफ रूल्स है। सेट ऑफ एलिमेंट्स में हम 2 चीज़ें स्टडी करेंगे, एक वेक्टर को स्केलर को। वेक्टर विच हैज़ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, स्केलर विच हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड। वेक्टर्स के लिए हम एक्स वेक्टर, बी वेक्टर, ए वेक्टर एंड एफ वेक्टर। स्केलर के लिए हम एस एल 1 2 3 ABC समथिंग वट एवर जो भी हमारे पास हो वो हम यूज़ कर सकते हैं। जबकि सेट ऑफ रूल्स में हम क्या देखेंगे, ये चीज़ें हमारे पास क्वांटम मैकेनिक्स में एमसीक्यूज के तौर पर भी पूछी जा सकती हैं। सम ऑफ 2 वेक्टर मस्ट बी अ वेक्टर, 2 वेक्टर का जो सम अप होगा उनका जो रिजल्टेंट होगा वो भी क्या होगा, वेक्टर होगा। ओबे कॉमोडेटिव वाला जो हमारा सेट ऑफ रूल्स है वो कॉमोडेटिव वाला को ओबे करता है, यानी कि a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। ओबे एसोसिएटिव वाला a प्लस इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू प्लस सी। प्रेजेंस ऑफ नल वेक्टर a प्लस 0 नल वेक्टर जब एडअप करेंगे तो हमारे पास 0 प्लस इन a वेक्टर विच इज आल्सो इक्वल टू सेल्फ वेक्टर। प्रेजेंस ऑफ सिमेट्रिक वेक्टर a प्लस इंटू माइनस ए वेक्टर, मतलब एक वेक्टर का उसके नेगेटिव वेक्टर का सम आप हमेशा सिमेट्रिक का होता है जो कि इक्वल होता है उसके नल वेक्टर के। और साथ ही एन ए वेक्टर इज इक्वल टू एन ए वेक्टर विच इज डिस्ट्रीब्यूशन ला a इंटू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर। प्रेजेंस ऑफ यूनिट वेक्टर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई ए इज इक्वल टू ए आई विच इज आल्सो इक्वल टू ए। अगर नल वेक्टर को किसी से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास रिजल्ट क्या होगा, नल वेक्टर ही आएगा। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम हर्बर्ट स्पेस को एक्सप्लेन करेंगे जो कि एक इंतहाई इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। अगर आपको वीडियो समझ आ गया तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।